75 ईयर्स हो चुके हैं। तो जब आज हम इस बात का के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए एकत्र हुए हैं कि आज का भारत क्या है और इस भारत को बनने के लिए कौन कौन सी कुर्बानियां, कौन कौन सी जद्दोजहद, कौन कौन से लोगों ने इसको भारत को भारत बनाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी, उसका मूल्यांकन भी होना चाहिए। क्या भारत आजादी के परवानों का वो भारत है जिसके लिए आजादी के लिए हम सब लड़े? उसके लिए एक गांव के बच्चे से लेकर शहर के गली कूचों के मोहल्लों के सब लोग वो शामिल थे जिन्होंने आजाद भारत का सपना देखा था। अभी शैलेंद्र बहुत तफसील से बात करके गए हैं। एक भगत सिंह की परंपरा है, गांधी जी की आइडियोलॉजी है, और उसके बिना हमारे हिंदुस्तान के उन करोड़ों लोगों की भावनाएं हैं जो बिना किसी भेदभाव के उस आजादी के आंदोलन से लड़े। तो 1947 में आजादी मिली और उसके बाद आजाद भारत किन लीहों के ऊपर चला? क्या आज का नागरिक उस संविधान के साथ, जो संविधान की बात आजकल बहुत चल रही है, अंबेडकर की बात, नेहरू की बात, पटेल की बात, सुभाष चंद्र बोस की बात, ये सब लोगों ने उस आजादी के लिए, उस अच्छे हिंदुस्तान के लिए अपनी कुर्बानियां दी और अपनी जद्दोजहद के संग उसके अपना हिस्सा डाला। इसके बिना मैं आज एक बात करना चाहूंगी। हिमाचल की धरती को देवभूमि कहा जाता है। क्या ये वो ही देवभूमि है जिसके लिए इसको जाना जाता है, इसको माना जाता है? क्या वो चुनौतियां जो और 75 सालों के बाद हमारे लोगों के सामने है, आज भारत को बांटा जा रहा है हिंदू मुसलमान के नाम ऊपर, सिख के नाम ऊपर, जैन ईसाई के नाम के ऊपर? क्या हिंदुस्तान कुछ लोगों का हिंदुस्तान है? हिंदुस्तान के बीच में हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। शैलेंद्र ने कहा एक वर्तमान बात है और एक कल्पित बात है। कल्पित और वर्तमान बात के बीच में जो इंसान पिस रहा है उसकी बात कोई नहीं करता। इस हिंदुस्तान के बीच में आधी आबादी स्त्रियों की है। क्या आज की स्त्री सुरक्षित है, शिक्षित है? आज की स्त्री को जो संविधान ने एक हक दिए हैं बराबरता का, समानता का, जब हम संविधान की बात करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके बीच में जो हमारी औरत है उसका भी उतना ही हिस्सा है। पर क्या आजादी के बाद औरतों को समान दर्जा मिला? अगर मिला होता तो अनाव का काम नहीं होता। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आसिफा की बच्ची का रेप नहीं होता। अगर संविधान के बीच में जो दिए गए हक हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता तो आज की औरत, हिंदुस्तान की औरत के सामने जो चुनौतियां हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और खास करके सुरक्षा का, ये चुनौतियां हमारे सामने हैं। जो भारत
का निर्माण करने वाले लोग, जिसको आज का उसमें बांटा गया है, अम्बेडकर हो या नेहरू हो, उसकी जो एक साजिश चल रही है, जो कुछ लोगों से, खास करके जो सत्ताधारी लोग हैं, जो हिंदुस्तान को हिस्सों में बांटना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान को एक राष्ट्र, एक कौम के बारे में बांटना चाहते हैं, तो फिर वो जो हमारा हजारों भाषाओं का, हजारों मजहबों का, हजारों जो हमारी लैंग्वेज है उसका देश है, ये विभिन्नता को खत्म करके एक सूत्र में बांटना चाहते हैं, वो भारत के लोग नहीं होने देंगे। क्योंकि इसके बीच में जो प्यार का संदेश है, जो एक भाईचारा है, वो हिंदुस्तान की असल रीढ़ की हड्डी है। सो उसके बिना क्या कश्मीर की सारी समस्याएं हल हो गई? जब मणिपुर जल रहा है तो हमारे देश की सत्ताधारी लोग, हमारा प्रधानमंत्री कहां है? ये बहुत शर्म की बात है। हिंदुस्तान का सर समूचे संसार के सामने, उन चुनौतियों के सामने खड़ा है, उन संसार के सामने ऐसे झुका हुआ खड़ा है जो पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ। हमारे सामने पिछले थोड़े सालों के बीच में 2-3 साल पहले किसान आंदोलन हुआ, जो हिमाचल के किसानों ने भी, और जो दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर जाके जो एक लोक लहर थी, जो एकजुटता का संदेश किसानों ने दिया, जो उसके लिए उस 56 इंच के सीने को झुकना पड़ा, और वो आंदोलन कामयाब रहा। और उस आंदोलन के बीच में वो भाईचारा जिसको आप तोड़ना चाहते हैं, वो भाईचारा लोगों का, एकजुटता का, वो सामने आया और उसको झुकना पड़ा। आज भी जितनी मर्जी चुनौतियां हो हमारे सामने भारत के आगे, लेकिन ये लोग, मेरे को पूरा विश्वास है कि ये हमारे लोग, जिस हड़प्पा काल से लेकर सदियों से हमारा हिंदुस्तान जाना जाता है, भारत जाना जाता है, उसके लिए ये लोग उस भाईचारे को टूटने नहीं देंगे। दो तरीके की बात है, क्या सत्ताधारी लोग, जो सत्ता में काबिज लोग हैं, क्या वो ही हिंदुस्तान है? क्या वो ही हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे? नहीं, हिंदुस्तान के निर्माण करने वाले लोग भारत के लोग हैं, जिसकी अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो उन्होंने देखा कि हर उस गली कूचे के आदमी को वो अधिकार मिलना चाहिए जो एक नागरिक को, जो एक बड़े अमीर जादे को, जो एक बड़े व्यापारी को, जो एक बड़ी सत्ताधारी को उसका हक है, उतना ही एक छोटे कर्मचारी को हक है जब वो अपनी वोट का इस्तेमाल करता है। आज हिंदुस्तान के सामने और चुनौतियों के सिवा एक हिंदुस्तान के बीच में जो शिक्षा का स्तर है, दिनों दिन शिक्षा महंगी होती जा रही है, जो हमारे स्वास्थ्य का ढांचा है, क्या वो सबसे नीचे पांव वाले एक वर्कर को मिलता है? जब हम इनका निरीक्षण करते हैं तो ये लगता है कि जो हमारे निर्माणकर्ता ने सोचा था वो पूरा नहीं हुआ। आज की जो चुनौतियां, सबसे बड़ी चुनौती फेक न्यूज का है। हमारे सबके हाथ में मोबाइल फोन्स हैं, जो सोशल मीडिया एक साइड पे हमारे को ताकत देता है, दूसरी साइड पे इसका इस्तेमाल उन ताकतों ने किया है जो ताकतें बांटना चाहती है, जो हमारा भाईचारा तोड़ना चाहती है। सो इसलिए ये जो AI, मैं आज ये कहूंगी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसने हमारे देश के करोड़ों जो अभी गरीब हैं, अनपढ़ हैं, उनको एक कंफ्यूजन में डाल दिया है कि
ये जो फेक न्यूज का जमाना है, नीचे तक वो भाई को मरवाने की बात होती है। सो आज जब हिंदुस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक बात होती है तो ये पता चलता है कि हिंदुस्तान का अडानी एक बड़ा सरमाएदार वो कितने हजार की ठगी करता है, जब उसके ऊपर अमेरिका में केस दर्ज होता है और फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके वो कैसे झूठ का पलंदा होता है। तो फिर जब बात होती है कि उसके पीछे कौन खड़ा है, तो देश का प्रधानमंत्री उस झूठे मकारी ठग के पीछे खड़ा है। वो केवल एक व्यक्ति नहीं है, वो हिंदुस्तान के व्यापारी का एक चेहरा लेकर सारे वर्ल्ड के सामने उसने शर्मिंदा किया है, हिंदुस्तान के लोगों को शर्मिंदा किया है कि वो कितने दुराचारी के रूप में वो सारे संसार के सामने आया है। इसी अडानी और सरमाएदार कारपोरेट और जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है उसका एक अनेक्सिस है हिंदुस्तान के बीच में भी। तो कैसे हिंदुस्तान को आज की सत्ताधारी सरकार उनके हाथों बेच रही है, इसके लिए भी हमारे लोगों को लड़ना होगा। हमारे लोगों के बीच में वो जागरूकता पैदा करनी होगी कि हिंदुस्तान क्या वो हिंदुस्तान है जिसके लिए आज का जनमानस जो लड़ाई लड़ रहा है। सो हमारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ, छोटे छोटे खड़े होना, ये उन लोगों को ताकत देगा जिसके लिए हम आज सब इकट्ठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हिंदुस्तान, ये भारत, ये हमारी सारी जो चाहे नॉर्थ ईस्ट रीजन हो, चाहे साउथ हो, या सेंट्रल इंडिया हो, उसके बीच में जब हम देखते हैं कि एक दलित का बच्चा, एक दलित का नौजवान अपनी शादी के लिए घोड़े पे नहीं चढ़ सकता, तो फिर हम हिंदुस्तान के उस सरदार को देखते हैं कि वो जिस सरदार ने हक दिए थे, क्या वो हक नीचे तक पहुंचे हैं कि नहीं। सो ये जो दलित का सवाल है, जो पछड़े का सवाल है, ये हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये हिंदुस्तान की तरक्की कुछ लोगों के बीच में है, कुछ अदारों के बीच में है, कुछ घरों के बीच में है, जहां हमारे उन करोड़ों देशवासियों के लिए उस तरक्की का कोई फायदा है। सो ये नहीं है कि बड़ी बिल्डिंग बन जाए किसी देश में, बड़े औजार आ जाएं, हमारे हाथों में मोबाइल आ जाएं, तो ये ही देश की तरक्की का आधार होता है। नहीं, देश की तरक्की का आधार उस देश का हैप्पी इंडेक्स होता है, उस देश का आधार कि क्या इस देश के लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं। तो इस पायदान में हमारा देश जो सबसे पछड़ा हुआ देश है, इवन के श्रीलंका से भी हम पीछे चले गए हैं, जो हमारा सोशल इंडेक्स नंबर है हिंदुस्तान का 148-147 के बीच में पहुंचा हुआ है। तो फिर कैसे करें कि हिंदुस्तान ने तरक्की की है, कैसे कहें कि हिंदुस्तान की औरत जो सुरक्षित है, क्या सुरक्षा का हम मापदंड कैसे करें। क्या कोई हमारी आज की किसी भी शहर कूचे में औरत रात के 12 बजे बिना डर खौफ के जा सकती है, जा कहीं घूम सकती है। अगर इस देश में, इस मोहल्ले में हम उस बिना डर के अगर कोई भी इंसान चल फिर नहीं सकता, उस देश के जो सत्ताधारी लोग हैं उसके बीच में सवाल करना हमारा फर्ज बनता है। तो सवाल तो उठेंगे ही। सो इसलिए इन सब चुनौतियों के साथ हमारे को लड़ना होगा। ये चुनौतियां जो है, ये आज हमारे देश के ऊपर जब दुनिया के बहुत सारे लोग हमारे को पीछे छोड़ चुके हैं, ये नहीं है कि हमने बहुत सारी बंदरगाहें बना ली, हमारे बहुत पोर्ट बन गए, उन्हीं पोर्ट के बीच में जब बहुत सारी ड्रग आती है, हमारी नौजवान जो है क्या वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या ड्रग ले रहे हैं। मेरे को पता चला कि
पंजाब ऐसा इलाका है जिसमें बहुत सारा यूथ ड्रग के बीच में फंसा है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था कि हिमाचल के भी बीच में भी ये लाभ हमारे यूथ को लग चुकी है। वो व्यापारी, वो सरमाएदार, वो कारपोरेट जिनको हमारे यूथ की जिंदगियों के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, वो अपना व्यापार आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है, जो हमारे सत्ताधारी लोग हैं, उनके लिए एक ये चुनौती है कि वो अपनी जो जनता है, हमारे लोग हैं, क्या उनको सुरक्षा दे सके हैं, उनको सुरक्षित कर सके हैं, उनको सेहतयाब कर सके हैं। अगर ये नहीं है तो फिर वो सत्ताधारी लोगों को अपनी सत्ता छोड़नी चाहिए। उनको जो है अपने सत्ता के जो गलियारे में बैठे हुए लोग हैं, जो हंकारी हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो जो हंकारी हो और वो सत्ता के बीच में जो अपनी सत्ता चलाए। जैसे हम देखते हैं कि डिमोनेटाइजेशन हुई, कैसे हमारे लोगों के घरों के बीच में जो सारे का सारा धन कैसे उन्होंने जो है लोगों के लिए कहा ये कि काला धन वापस लाएंगे, लेकिन हमारे लोगों के थोड़ी थोड़ी पूंजी को उन्होंने घरों से निकाल दिया। ये सारी चीजें जो पिछले 14 साल के बीच में जो मोदी सरकार की परिस्थितियां थी, मोदी सरकार की पॉलिसीज थी, उन्होंने भाईचारा भी तोड़ा, रंग नस्ल भेद के बीच में जो उन्होंने हमारे लोगों को बांटा भी, और उन्होंने कारपोरेट का जो है उनको ही ज्यादा अमीर को और अमीर करा, गरीब को और गरीब कर दिया। ये उनकी पिछले 10 साल की जो 2014 से ये सरकार आई, उसने हमारे देश को, उनके जो जीडीपी को जो है नीचे फेंका, और हमारा जो सोशल इंडेक्स है, जो एक हैप्पी इंडेक्स है, वो दुनिया के सबसे नीचे पायदान में पहुंचा हुआ है। इसलिए आज जब हम जो कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल के जश्न के लिए जो कल को हमने शुरू होना है, 100 साल शुरू होना है, आज के दिन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो एक सामाजिक कार्यक्रम है, जो हमारे मंडी के लोगों का एक सिविल सोसाइटी का कार्यक्रम है, उसके बीच में जब हम ये बात रखने आए हैं कि इसका एक इतिहास है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब ये यहाँ से जो एक बात हुई है कि यहाँ से बड़े बड़े लोग आए, नामवर सिंह और राहुल शंकर जैसे लोग यहाँ पे आए, तो उन्होंने इस मंडी को, हिमाचल की धरती को नमस्कार भी किया, और यहाँ पे शब्द का, इल्म का एक परिवहन भी किया। इल्म, शब्द जब हमारे साथ रहेगा तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जितनी देर तक हम इल्म की बात नहीं करेंगे, हम शब्द की बात नहीं करेंगे, हम काम की बात नहीं करेंगे, हम गीतों की बात नहीं करेंगे, जो हमारे गीत हमारे लोगों के गीत है, जो हमारे देश के गीत है, जो हमारे सभ्याचार के गीत है, तो फिर ही हम इन सब चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। शुक्रिया।